हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस के जीन कंसेप्ट के बारे में। जीन क्या होता है ये हम 11th-12th की क्लासेस में भी देख चुके हैं। जीनोम क्या है, जीन क्या है, जीन्स के जो कंसेप्ट बने हैं यानी जीन क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये हिस्ट्री आज मॉडर्न कंसेप्ट में तब्दील हुई है बहुत सारी रिसर्च के बाद में। तो मॉडर्न कंसेप्ट भी क्या है और हम फिर इसमें ये भी देखेंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के जीन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जीनोम के बारे में। एक ब्रॉड ओवरव्यू में अगर हम बात करें तो देखिए, हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी में एक ही तरह का डीएनए मौजूद है, पहली बात। और ह्यूमन बीइंग या हायर प्लांट्स में ज़्यादातर जो डीएनए है वो डिप्लॉयड होता है। कहने का मतलब हर डीएनए का 2 सेट होते हैं, ठीक है। अब वो जो डीएनए है वो इन टोटल एक केमिकल है तो उसको सिंगल डीएनए ही हम कहेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कि प्रोकैरियोट्स हैं उनमें वो डीएनए का जो साइज़ है वो लिमिटेड होता है, छोटा होता है, इसलिए वहाँ पर वो पूरा का पूरा डीएनए एक सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है, कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर क्रोमोसोम, मतलब वो सर्कुलर होगा। यूकैरियोट्स के केस में डीएनए लीनियर हुआ करता है। वायरसेस में भी डीएनए ज़्यादातर केसेस में लीनियर ही हुआ करता है, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में क्योंकि डीएनए का साइज़ बहुत बड़ा है तो इतना बड़ा साइज़ का जो डीएनए है वो सिस्टेमेटिकली जब पैकेज होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में रहता है। और ये जो टुकड़े होते हैं वो कॉम्पैक्ट और कंडेंस्ड होते हैं, जिनको स्टेन देने पे यानी कलर डालने पर, रंजक डालने पर वो एक पर्टिकुलर कलर ले लेते हैं। और साइंटिस्ट ने जब इस तरह से करके देखा तो वो बॉडीज़ जिन्होंने कलर ले ली थी न्यूक्लियस में उनको उन्होंने नाम दिया था क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कुछ नहीं है, क्रोमोसोम एक डीएनए ही है जो प्रोटीन्स के और आरएनए के साथ में एसोसिएट होके और क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। तो हमारा सेल का पूरा डीएनए जो हम अच्छे से जानते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम जो हैं ये सभी डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं। और हर क्रोमोसोम पर अगर हम देखें यानी 46 क्रोमोसोम या यूँ कहें कि 23 पेयर्स या 22 पेयर्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम, जो भी कहें, तो इनमें हर डीएनए के हिस्से का डुप्लीकेट एटलीस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हम इसको डिप्लॉयड सिचुएशन कहते हैं। तो अगर हम हर किसी डीएनए का एक टाइप जैसे डीएनए का एक ही हिस्सा हम लें तो एक कोशिका में जितना डीएनए होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो ऐसा हिस्सा हमें कहाँ मिलता है, याद करिए जब हम बात कर रहे होते हैं मियोसिस के बाद में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म गैमेट बना रहा होता है तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, लेकिन हर जीन का एक हिस्सा वहाँ पे जरूर जाएगा। यानी हर क्रोमोसोम का, जैसे क्रोमोसोमल पेयर नंबर 1 है तो पेयर में से एक क्रोमोसोम गैमेट में जाएगा, एक क्रोमोसोम नहीं जाएगा, ठीक है। पेयर नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 2, उसमें से एक जाएगा, एक नहीं जाएगा। तो ऐसे करके 23 क्रोमोसोम गैमेट में जाएंगे। तो जो गैमेटिक नंबर होगा या हैप्लॉइड नंबर होगा डीएनए का, उसको हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, ये अपने आप में एक डीएनए है, ठीक है। और कंडेंस्ड होने की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त जब रहता है तो जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, उस क्रोमोसोम की जो सीक्वेंस है उसमें छोटे छोटी सीक्वेंसेस जो कोई काम करे, कोई फंक्शन करे, उनको हम क्या नाम दे देते हैं, जीन। तो जीन कुछ नहीं है, डीएनए के छोटे टुकड़े हैं और वो टुकड़े कई सारे मिलकर ही एक क्रोमोसोम को बनाते हैं। कई सारे ऐसे भी टुकड़े होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता तो हम उनको जीन भी नहीं बोलते, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जीनोम इज द हेरिडिटरी बेसिस ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो जो गैमेट है यानी जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ डीएनए हैं
वो ही तो आगे वंशानुगति के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए उसी को हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम मिलकर सारे आपस में क्या बनाते हैं, जीनोम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हर क्रोमोसोम की केवल एक ही कॉपी होनी चाहिए। और ये जो जीनोम है या ये जो क्रोमोसोम है वो छोटे छोटे कई सारे हिस्से होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस के, जिनको हम जीन कहते हैं, उनमें विभक्त रहता है। हिस्टोरिकली सबसे पहले बीडल एंड टाटम ने एक कंसेप्ट दिया था जो हम सभी वाकिफ़ हैं, जब वो न्यूरोस्पोरा जो कि एक फंजाई है उस पर रिसर्च कर रहे थे, म्यूटेशनल स्टडीज़ कर रहे थे, यानी उसमें म्यूटेशन करवा के वो देख रहे थे कि क्या फ़र्क पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है। और अपनी स्टडीज़ के दौरान उन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम कंसेप्ट डिवाइस किया, उन्होंने पता लगाया, प्रपोज किया, ठीक है। 1 जीन 1 एंजाइम कंसेप्ट का मतलब कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है। कैसे पता लगाया उन्होंने क्या किया, म्यूटेशन करवाया। म्यूटेशन करवाने की वजह से कोई काम हो नहीं पाया। सपोज कर लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि एक फ्लावर है, उस फ्लावर का रेड कलर का पिगमेंट है, तो पिगमेंट बनाने वाला जो भी जीन था अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो पिगमेंट नहीं बनेगा। अब जीन डायरेक्टली पिगमेंट बनाएगा तो इसका मतलब कोई प्रोटीन तो है नहीं पिगमेंट, तो जीन कैसे पिगमेंट को बनाएगा? जीन एक प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा जिसको हम एंजाइम कहते हैं, ओके। और वो एंजाइम एक बायोकेमिकल रिएक्शन के चलते एक रंजक या एक पिगमेंट बनाएगा। और अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो वो एंजाइम काम नहीं करना चाहिए, और वो एंजाइम अगर काम नहीं करना चाहिए तो रेड कलर का पिगमेंट डेवलप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने म्यूटेशन करवा के ये पता लगाया कि एक म्यूटेशन से अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उस काम के लिए जिम्मेदार जो एंजाइम है वो एंजाइम किसी एक डीएनए सीक्वेंस, डिस्क्रीट डीएनए सीक्वेंस से ही एनकोड होता है, और उस डिस्क्रीट डीएनए सीक्वेंस को उन्होंने क्या नाम दिया, जीन नाम दिया। लेकिन बाद में पता चला कि कई सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं, ठीक है। जैसे हम ग्लोबिन जीन के बारे में बात करें जो कि हीमोग्लोबिन का पार्ट है, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड है, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। अब अल्फा पॉलीपेप्टाइड को एनकोड करने वाली इंफॉर्मेशन कोई और होगी, यानी वो किसी और जीन में होगा, और बीटा जो पॉलीपेप्टाइड है उसको बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो कोई और जीन स्पेसिफाई करेगा। तो कालांतर में 1 जीन 1 एंजाइम कंसेप्ट को और बेहतर करके क्या कह दिया गया, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड कंसेप्ट। लेकिन सभी जीन के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है। जैसे कि कई सारे फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप आगे आने वाली क्लासेस में कई सारे आरएनए का नाम पढ़ेंगे, कुछ के बारे में आप जान भी चुके हैं, जैसे आरआरएनए। अब आरआरएनए कोई प्रोटीन बनाता ही नहीं है। आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम का एक हिस्सा है, ठीक है। इसी तरीके से टीआरएनए का काम क्या होता है, अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर आना, ये टीआरएनए का काम होता है। तो ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए जो हैं, टीआरएनए और जो आरआरएनए हैं, ये अपने आप खुद किसी पॉलीपेप्टाइड में ट्रांसलेट नहीं होते। तो ये कहना गलत है कि एक जीन हमेशा एक प्रोटीन बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। अब यही हिस्टोरिकल कंसेप्ट को हम और ज़्यादा डिटेल में अगर बात करें तो ये आपके सामने एक टेबल है जिसको आप इत्मीनान से देखिएगा। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, एक हिस्ट्री में पहले से आगे तक कैसे कैसे चीज़ों का पता चला, वो सारी बातें, जिनमें कुछ मेजर पार्ट्स हैं जिनको हमने अंडरलाइन कर रखा है। जैसे 1903 में पता चला कि क्रोमोसोम आर द हेरिडेटरी यूनिट, है ना। 1871 में पहले पता चला था न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। उसके बाद में 1910 में 1910 में पता चला कि जीन्स क्रोमोसोम पर लाई करते हैं, क्रोमोसोम पर होते हैं। और 1945 तक आते आते ये पता चला कि एक जीन एक प्रोटीन बनाता है।
देखिए आप 35 सालों की रिसर्च के बाद में ये पता चला जीन की लोकेशन से जीन के फंक्शन में पता लगाने के लिए, जीन की लोकेशन पता चल गई थी 1910 में और 1945 में पता चला उसका फंक्शन क्या होता है, और 1977 में पता चला कि यूकैरियोटिक जीन्स जो होते हैं वो इंटरप्टेड होते हैं, मतलब उनमें जो सीक्वेंस है कोडोन को लगातार नहीं बनाते, कुछ कुछ इंटरप्शंस आ जाते हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इंट्रॉन्स के नाम से, यानी यूकैरियोटिक जीन्स में इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 1995 में बैक्टीरियल जीनोम का सीक्वेंस हुआ था और 2001 में ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस हुआ था। तो जीनोम सीक्वेंस में क्या होता है, जीनोम सीक्वेंस में हम ये पता लगा पाते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में कितने जीन हैं और उन जीन की लोकेशन क्या क्या है, जीनोम में वो कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से क्रोमोसोम पर वो लगे हुए हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम किस में पता लगा पाते हैं, जीनोम सीक्वेंस में। और उनकी सीक्वेंस, जीन की सीक्वेंस क्या है, ए है या ATGCA है, कैसा उसका सीक्वेंस है, वो न्यूक्लियोटाइड बाय न्यूक्लियोटाइड हमें पता चल जाता है जब हम किसी जीनोम को सीक्वेंस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रिसर्च जब आगे बढ़ती चली गई तो मॉडर्न जो जीन कंसेप्ट है वो डिवाइस हुआ, जैसा कि हम पहले भी पता कर चुके हैं। मेजर कंसेप्ट बीटल टाटम ने एक लैंडमार्क या पायनियर वर्क उन्होंने दिया और उन्होंने बताया कि 1 जीन 1 एंजाइम कंसेप्ट, और वो धीरे धीरे किस में तब्दील हो गया और प्यूरिफाई होके 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड में। और फिर हमने बात करी कि जैसे कई सारे ऐसे भी जीन हैं जो RNA बनाते हैं और वो RNA अपने आप खुद ब खुद ट्रांसलेट नहीं होते, जिनमें आप जो जान रहे हैं वो rRNA और tRNA हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब tRNA बनाना और rRNA बनाना भी तो एक फंक्शन है अपने आप में। क्यों फंक्शन है? क्योंकि अगर tRNA नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम को क्या चाहिए, अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड को कौन लाएगा, tRNA। तो tRNA नहीं है तो जो मर्जी mRNA कोई भी मैसेज लेके आते हो वो ट्रांसलेट नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी, और बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो फिनोटाइपिक जो अपीयरेंस है, फिनोटाइप मतलब जैसा कोई ऑर्गेनिज्म दिखता है या जो हम किसी तरीके से पता लगा सकते हैं कि हाँ इसमें ये कलर है या ये इसका मॉर्फोलॉजी है, ये सारी जो बातें हैं वो सारी फिनोटाइप में आती हैं। तो फिनोटाइप किसकी बदौलत होता है, प्रोटीन्स की वजह से, फंक्शन की बदौलत होता है, और फंक्शन किसकी बदौलत है, जीन की बदौलत है। तो क्या अगर मैं ये कहूँ कि एक DNA सीक्वेंस जो एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल प्रोडक्ट बना दे उसको मुझे जीन कहना चाहिए, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉलीपेप्टाइड बना रहा है या RNA बना रहा है, फर्क ये पड़ता है कि DNA ने जो भी बनाया क्या वो कोई फंक्शन देता है, क्योंकि फंक्शन करना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी निशानी है। अब ये RNA जो है वो tRNA और rRNA नहीं है। अभी की जो पिछले 25-30 सालों की रिसर्च है उसमें कई नए टाइप के RNA हमें पता चले हैं, जिनमें miRNA यानी माइक्रो RNA, siRNA, शॉर्ट इंटरफेयरिंग RNA, लॉन्ग इंटरफेयरिंग RNA, गाइड RNA, gRNA, ऐसे कई सारे RNA हमें पता चले। तो जो जीन है वो जीन एक DNA का सीक्वेंस है, और वो जो सीक्वेंस है वो कोई फंक्शनल प्रोडक्ट बनाता है। यही जीन की एक परिभाषा हो सकती है जो कि बेहतरीन परिभाषा। अब इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो जो डायग्राम आप देख रहे हैं, एक जीन के 2 बड़े हिस्से होते हैं दोस्तों। पहला जो हिस्सा होता है वो होता है जिससे ट्रांसक्रिप्शन होकर RNA बनता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और जिनको बेंजर ने नाम दिया था सिस्ट्रॉन। ठीक है, और एक वो हिस्सा होता है जीन का जो रेगुलेट करता है कि ट्रांसक्राइब्ड पार्ट ऑफ जीन यानी स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है कि नहीं होना है, और होना है तो कितनी बार होना है। तो वो जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी पार्ट ऑफ द जीन।
इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है प्रमोटर, वो रेगुलेटरी पार्ट है, जिसका ज़्यादातर केसेस में खुद का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ये रेगुलेटरी पार्ट क्यों है? क्योंकि यही वो हिस्सा है डीएनए का जिस पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और +1 से लगाकर, और जो ऑरेंज कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें जीन लिखा हुआ है, इस हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो आप देख रहे हैं नीचे ब्लू कलर का एक पार्ट है जो एमआरएनए है, ठीक है। तो जीन का स्ट्रक्चरल पार्ट के एक तरफ स्टार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन या स्टार्ट कोडोन होगा और एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन पर स्टॉप कोडोन होगा। तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जीन का, ओके। अब यूकैरियोट्स में अगर हम जीन के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक जीन को हम कहते हैं स्प्लिट जीन्स। क्यों कहते हैं स्प्लिट जीन? क्योंकि इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कोडोन बनाने की जो सीक्वेंस है, वो लगातार ना होकर उसके बीच में कुछ इंटरप्शंस होते हैं। यानी कोडिंग पार्ट जीन का, फिर कोई नॉन कोडिंग पार्ट आ जाएगा, फिर कोई कोडिंग पार्ट आएगा, फिर कोई नॉन कोडिंग पार्ट आएगा। तो ये जो कोडिंग पार्ट है इनको हम बोलते हैं एक्सोन्स, और जो नॉन कोडिंग पार्ट है जो जीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्सोन्स के बीच में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स, ठीक है। तो स्प्लिट जीन का मतलब क्या हुआ? एक्सोन्स का मतलब पहले समझ लेते हैं। एक्सोन का मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस और इंट्रॉन का मतलब इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। तो कई सारे ऐसे जीन्स हैं यूकैरियोट्स में जिनमें 2 इंट्रॉन हैं, किसी में 1 इंट्रॉन है, लेकिन कभी कभी ये इंट्रॉन्स की जो संख्या है वो 233 तक पहुंच जाती है, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में टाइटिन जीन्स के बारे में होता है, जो कि लार्जेस्ट प्रोटीन है, मसल सेल्स में होता है ये, और लार्जेस्ट प्रोटीन है। लार्जेस्ट प्रोटीन है मतलब लार्जेस्ट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, लार्जेस्ट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, इसका मतलब इसके जो एमआरएनए हैं उनमें कोडोन भी बहुत सारे हैं, और जब बहुत सारे कोडोन हैं तो उनके बीच बीच में कई सारे इंटरप्टेड पार्ट होंगे और वो इंट्रॉन्स का नंबर भी ज़्यादा होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंट्रॉन्स की जो कंबाइंड लेंथ है, यानी इंट्रॉन 1, 2, 3, 4, ये जो भी इंट्रॉन्स हैं, इन सब का मिलाकर जो इनका लेंथ बनता है, वो लेंथ एक्सोन्स की कंबाइंड लेंथ से ज़्यादा हो जाती है। यानी नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ ए जीन may be the greater in length than that of exons, okay? और इन इंट्रॉन का फायदा क्या होता है? इन इंट्रॉन का फायदा है जो आप हायर क्लासेस में देखेंगे, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से होता क्या है? पहले तो स्प्लाइसिंग का कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि जब ये जो जीन है एक्सोन 1, एक्सोन 2 और एक्सोन 3, जब इस जीन का पूरा ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक्सोन्स के साथ में इंट्रॉन्स भी आएंगे, और क्योंकि इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग पार्ट है इसलिए इन इंट्रॉन्स को क्या करवा दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो जो प्रिकर्सर आरएनए होता है या प्री आरएनए होता है जो डीएनए से डायरेक्टली ट्रांसक्राइब होकर बनता है, उसमें एक्सोन और इंट्रॉन दोनों के मैसेज होते हैं, और स्प्लाइसिंग एक फिनोमेना होगी जिसमें इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा और सारे कोडिंग पार्ट एक दूसरे के पास पास लाए जाएंगे, और सिर्फ वही हिस्सा कलेक्टिवली क्या कहलाया जाता है? स्प्लाइस्ड एमआरएनए या प्रोसेस्ड एमआरएनए। और इंट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो फायदा ये होता है कि ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है, मतलब कि कभी कभी एक्सोन 2 जो है वो इन दोनों साइड के जो इंट्रॉन जब साथ में हट रहे होते हैं तो एक्सोन 2 भी हट जाता है। तो ये एक ही जीन एक्सोन 1, एक्सोन 3 और एक्सोन 4 वाला प्रोसेस्ड एमआरएनए बनाएगा जो किसी दूसरे प्रोटीन को बनाएगा, और कभी ये एक्सोन 1, 2, 3, 4 सबको कंबाइन कर देगा, कभी ये एक्सोन 1 और 4 को कंबाइन कर देगा, कभी ये 1, 2, 4 को कंबाइन कर देगा। यानी एक ही जीन अलग अलग टाइप के प्रोसेस्ड एमआरएनए बना दे और अलग अलग टाइप के प्रोटीन में तब्दील हो जाए। तो ये किसकी वजह से होता है? ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से, जो आप हायर क्लासेस में देखेंगे। तो कुल मिला के आपको जीन का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए था। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल के देखिए, हम उनका जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। आप पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे हेल्दी।